मैपिंग सीरीज़ में हम लोग 2016 के PYQs पे बात करेंगे। मैप्स में जो एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट आता है वो है ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें बेसिकली अलग अलग ट्राइब्स से भी क्वेश्चंस आते हैं। बिना लोकेशन जाने आपको ट्राइब्स और कंट्री रटना थोड़ा टफ हो जाएगा, इसलिए उसको भी कैसे याद करना है, उसके रीजन्स क्या क्या है, उस पर हम लोग बात करेंगे। फ़िलहाल जो खूबसूरत तस्वीर आपके सामने है, ये एनुअल क्लोथिंग फेस्टिवल होता है ईरान के कुछ एरियाज़ में, बेसिकली जहाँ पे कुर्द्स रहते हैं। कुर्द जो ये कुर्दिस्तान एक्चुअली बनाना चाहते हैं, इसको शाल और शब फेस्टिवल बोलते हैं या नेशनल क्लोथिंग फेस्टिवल। अब ये जो सामने अब हैं तो सुंदर सुंदर कन्याएं हैं, ये कुर्द ट्राइब्स की वुमेन्स हैं। और ये देखिए जनरली ऐसा दिखता है जब ये फेस्टिवल होता है, जिस दिन ये सब लोग एथनिक ड्रेस में कपड़े पहन के एक दूसरे से मिलते हैं, पब्लिक प्लेस में जाते हैं, घूमते हैं, मेला लगता है। अब ये सामने जो है जहाँ पे लिखा है धोती प्रदेश, यहाँ पे क्या लिखा है मधेसीस। ये बेसिकली मधेसी एक ट्राइब होती है जो बिहार, नॉर्दर्न यूपी बेसिकली गोरखपुर के आगे, और नेपाल के प्लेन एरिया। नेपाल में दो एरिया है, एक है माउंटेन एरिया, दूसरा है प्लेन एरिया। तो नेपाल के प्लेन एरिया में मधेसीस रहते हैं, जिनका रोटी बेटी का रिश्ता है यूपी में, नॉर्थन यूपी वाले में और नॉर्दर्न बिहार में मधेसीस हैं। तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी, काफ़ी इश्यूज भी होते हैं वहाँ पे, पहाड़ी और नॉन पहाड़ी के बीच में, बेसिकली मधेसीस के बीच में। और ये हैं कुर्द फाइटर्स, ये मेल है, ये फीमेल है। काफ़ी जो ISIS की वॉर हो रहा था, ISIS के अगेंस्ट, तब कुर्द काफ़ी लड़े थे उनको ख़त्म करने के लिए। पुरानी न्यूज़ है पर ये 2016 का पेपर है, उस टाइम पे ये रेलेवेंट था बहुत ज़्यादा। स्टिल सवाल आप सोचिए कैसे कैसे UPSC पूछ रहा है। अलग अलग जो सिलेबस में जो भी टॉपिक है, ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, सबसे। इसके अलावा हिस्ट्री, इन्वायरमेंट और जियो पॉलिटिक्स IR से तो है ही। अब सवाल देखिए आएगा कि सबके सामने सवाल कम्युनिटी, आपने देखा होगा ऐसे सवाल कम से कम 8-10 बार आ चुके हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के मैच करने में, या इसके ट्राइब के बारे में सीधे पूछ लेगा। 2024 में भी था एक माइग्रेशन वाला हुआ था, वहाँ पे सूडान का था, जब क्योंकि साउथ सूडान में क्राइसिस चल रही थी, तो अलग अलग कंट्री से लोग वहाँ पे माइग्रेट करते थे, जिसके बारे में मैंने उस ईयर के क्वेश्चन पेपर में बात किया है। तो कम्युनिटी जो न्यूज़ में मेंशन है, ये बेसिकली IR का भी पार्ट है पर ह्यूमन ज्योग्राफी का मेन पार्ट है, और उससे जुड़ा हुआ रीजन पूछा गया है। कुर्द बेसिकली जैसे हमने बताया कि बांग्लादेश में नहीं है, ये है ईरान में है, इराक में है, थोड़ा बहुत सीरिया में है, थोड़ा बहुत टर्की में है। अभी हमको मैप भी दिखाएंगे। मधेसीस बेसिकली नेपाल में कम्युनिटी है, सदर नेपाल जो है। रोहिंग्या म्यांमार में। तो आंसर इसका 2-3 हो जाएगा। ऐसे आप देखिए बहुत सारी चीज़ रटोगे और रट पाओ तो अच्छी बात है, लेकिन मैप में अगर आपको एरिया पता रहेगा तो आपका मेंस का भी आंसर रेडी रहेगा। जियोपॉलिटिक्स के जब IR के जब सवाल आएंगे उस पर, तो हम लोग आपको एरिया समझाते हैं उसके ऊपर। तो कुर्द इनहेबिटेड एरिया कौन कौन सा है, ये देखिए हमारा ईरान, अज़रबैजान है, ये आर्मेनिया है, और ये भी अज़रबैजान का ही पार्ट है, लेकिन हाँ ये अलग इशू है, इस पर भी सवाल आ चुका है और उससे दूर है। यहाँ पे टर्की एरिया है, ये टर्की की बाउंड्री है। तो जो 40% कुर्दिश एरिया है जिसको कुर्दिस्तान बनाना चाह रहे हैं, वो टर्की में लाई करता है। तो टर्की बेसिकली अक्सर इन पर ह्यूमन राइट वायलेशन करते रहते हैं। दूसरा एरिया इनका है सीरिया, तीसरा एरिया है इनका इराक, नॉर्दर्न इराक, चौथा है ईरान। तो अगर कंट्रीज पूछी जाए, पांचवा है आर्मेनिया। तो टर्की, सीरिया, इराक, ईरान, आर्मेनिया, थोड़ा बहुत अज़रबैजान, लेकिन मैक्सिमम नहीं है वहाँ पे। अगली बार सवाल अगर ऐसा आ गया कि इनका एरिया क्या क्या बटा हुआ है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए। वैसे भी पूरा एरिया बहुत हॉट बेड है। दिस इज़ मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट नहीं, कल मैंने आपको बताया था मिडिल ईस्ट नहीं होता, ईस्ट एशिया होता है। मिडिल ईस्ट बेसिकली अमेरिकन टर्म या यूरोसेंट्रिक टर्म है, हमारे लिए सिर्फ ये ईस्ट एशिया है। लेबनान आप समझ लीजिएगा, हम आगे इसे फिर बात करेंगे। लेबनान में देखिए एक साइड सी है, एक साइड सीरिया है, एक साइड इजराइल है। क्या ये जॉर्डन से बाउंड्री शेयर करता है? नहीं। तो ये भी सवाल आएंगे, इसलिए आपको साथ में करा दे रहे हैं। वेस्ट बैंक
इसराइल और जॉर्डन के बीच का एरिया है। इसी का इसराइल के पार्ट कैसे कहते हैं, लेकिन इसराइल जॉर्डन के बीचों बीच में है। यहाँ आपका सी ऑफ गलीली आएगा, एक सबसे बड़ी लेक है वहाँ की। बाकी एरिया समझ लीजिए, इराक के चारों तरफ क्या क्या है, ईरान है, सीरिया है, टर्की है, सऊदी अरेबिया है, जॉर्डन है, और यहाँ पे इसका एक्सेस भी है सी की तरफ। यहाँ पे एक कुवैत है, इतना बड़ा सा इसके पास सी रूट भी है। फिर से वही एरिया है आपका, कहाँ का टर्किश कुर्दिश मिलते हैं थोड़ा बहुत, यहाँ भी आपको दिखे जाते हैं। ये आपको जो मधेशीज है इस एरिया में आपके हैं, जो नेपाल का जो सदर्न एरिया है उधर ज़्यादा पाए जाते हैं मधेश इन नेपाल। ये देखिए जितना पूरा तराई बेल्ट है, प्लेन एरिया है, वहाँ पे तराई एरिया नेपाल में हर जगह मधेशीज पाए जाते हैं। ऊपर तो फिर हायर माउंटेन्स हैं तो वहाँ पे पहाड़ी ज़्यादा होते हैं। अब आपकी जो रोहिंग्या मुस्लिम के बारे में बात था, उस साल ये भी बहुत न्यूज़ में था। तो वो आपका इधर जो रखाइन स्टेट है बर्मा का, म्यांमार का, वहाँ पे है। और थोड़ा बहुत इधर भी है, कॉक्स बाज़ार बहुत फेमस मार्केट है बांग्लादेश का। इनको बोट पीपल ही बोलते हैं। मैंने एक बार पिछले जो इसी सीरीज़ की वीडियो थी मैपिंग की, उसमें मैंने बात किया था इसके बारे में। आप इसको ऐसे ध्यान रखिएगा, इनका माइग्रेशन रूट ये है, मलेशिया गए, इंडोनेशिया गए, जैसे सुमात्रा, श्रीलंका, इंडिया है। अगला सवाल है, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल किस एरिया में इंडिया के मिल सकता है नेचुरल हैबिटेट में? ये रीजन पूछा गया। सैंड डेजर्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, क्या यहाँ मिलता है? नॉर्थ वेस्ट और सैंड डेजर्ट में बड़ी पक्षी है, बड़े बड़े पंख है, ये डेजर्ट में तो नहीं मिलते। हायर हिमालय ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमालय में लोअर एरिया मिलते हैं बट हायर में नहीं। साल्ट मार्शेस ऑफ गुजरात, यहाँ नहीं मिलते। आंसर है यहाँ बेसिकली यहाँ पे फ्लेमिंगो मिलता है। बेसिकली ये सारी जो चीज़ है ना, ये भी फ्यूचर के या पास्ट के क्वेश्चन थे जिसको कंसील करके उन्होंने स्टेटमेंट बना के भेज दिया। यहाँ पे क्या मिलते थे? फ्लेमिंगो। अब तो ध्यान रखिएगा उनके स्टेटमेंट, बहुत ही वो चालाक आदमी है ये लोग, और सवाल ऐसे घुसा घुसा के हर जगह से बनाते हैं। जैसे मैंने इसलिए आपसे कल कहा था पिवट पे हमेशा ध्यान दीजिएगा, इस पर आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। हब एंड स्पोक होता है ना, तो बेसिकली हब है ये पिवट, इसके चारों तरफ सवाल बनाए जाते हैं या बनाए जा सकते हैं। आप जब सवाल ऐसे सॉल्व करें तो थोड़ा सा अलर्ट होकर करें कि कहाँ कहाँ हो जाएगा। ये हॉर्नबिल का मैप है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। इस एरिया में नदारत है बेसिकली, मैक्सिमम जो है वेस्टर्न घाट्स में मिल जाते हैं, और यहाँ मिल जाते हैं, लोअर हिमालयाज में मिल जाते हैं। ईस्टर्न घाट के भी थोड़े से एरिया में ये मिल जाते हैं आपको, और अंडमान निकोबार में है। जो पीला वाला आपका है ये ग्रेट हॉर्नबिल का है। फिर ग्रे हॉर्नबिल का जो एरिया है ये है। फिर मालाबार पिंड हॉर्नबिल है ये बैगनी वाले। तो ऐसे पूरा एरिया, ये देखिए ये जो पीला है यहाँ पे ग्रेट हॉर्नबिल है, और हिमालय में। तो इस फोटो को आप रोक के पॉज करके नोट करके देख सकते हैं। जनरली ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पूछता है, कई बार एक दो बार मालाबार पूछ लिया, लेकिन मैक्सिमम ग्रेट हॉर्नबिल ही पूछेगा। अगला है जो प्रॉपर मैपिंग के सवाल पहले आते थे वापस से दिया हुआ है, ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। देखिए मैपिंग में दो सवाल आएंगे रिवर के, एक वर्ल्ड लेवल पे, एक इंडिया लेवल पे। ये हर साल है लगभग। वर्ल्ड लेवल पे अगर ना भी आए तो दो इंडिया आ जाएगा उस साल, या एक इंडिया एक वर्ल्ड, ये तो पैटर्न है इसका यूपीएससी का। तो उस साल का पैटर्न में 2016 में ब्रह्मपुत्र का टर्न था, और साइक्लिक है, कभी ब्रह्मपुत्र पूछे, कभी गंगा रिवर सिस्टम, कभी इंदस रिवर सिस्टम, गोदावरी रिवर सिस्टम, कृष्णा रिवर सिस्टम, यही सब बार बार, और कई बार कावेरी, एक दो बार कावेरी भी आया। तो जो मेजर रिवर सिस्टम्स हैं उसके बारे में ही सवाल बनाते हैं। अब यहाँ पूछा गया ट्रिब्यूटरीज, कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी हैं? सारी हैं वैसे। ये सवाल तो आसान सवाल था। टफ सवाल ये होता है कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। अब ये देखिए इधर जिधर रिवर जाती है उसके हिसाब से डायरेक्शन दिया जाता है। ये है राइट बैंक, ये है लेफ्ट बैंक। हम इस पर ही बात करेंगे क्योंकि सवाल आते हैं। आप जो हर रिवर है उसका राइट बैंक की बड़ी ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक की बड़ी ट्रिब्यूटरी देख लीजिएगा। मेन ब्रह्मपुत्र यहाँ से निकलती है, दिहांग उसका पहले नाम होता है। अब यहाँ से हम लोग ये देखिए, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, कन्फ्यूजन के लिए ना, कन्फ्यूजन ना हो आपको इसलिए, ये अगर मेन रिवर है तो
तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में कौन कौन सी आएगी? लोहित आएगी, बूढ़ी दिहिंग आएगी, धीकू आएगी, धनसिरी, खोपिली, कोलोंग आएगी। राइट बैंक में क्या आएगी? सियांग आएगी, सबनसरी आएगी, भराली, बरंदानी, मानस, संकोस, तीस्ता और कामेंग भी है, इस मैप में नहीं है, आगे वाले मैप में आपको दिखा देंगे। और ये एरिया के वाइज है। ये आपका लोहित है, यहाँ पे सादिया, यहाँ पे ढोलिया सादिया ब्रिज है, ये मेन आपकी दिबांग है। ये सियांग रिवर है, यहाँ पे पासीघाट पे एयरपोर्ट है आपका, यहाँ पे ब्रिज बना है। डिब्रूगढ़ टाउन असम का जो टाउन है इधर है। इधर जो रिवर हमने वापस बताया धनसिरी, कोपिली और राइट बैंक में सबनसिरी, धुबरी, तीस्ता, संकोस, इस पर हमने बातें किया था आपसे अभी। ये देखिए कामेंग है आपका, ये मानस है, ये रैदाक है, ये जलढाका है। ये सारी हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। धनसिरी लेफ्ट है, लोहित लेफ्ट है बड़े में। और एक और बड़ी सी रिवर जाती है बराक रिवर के बारे में पूछा जाता है, जिसको बाद में सुरमा रिवर बोला जाता है। फिर ये बाद में मेघना बन जाती है, फिर पद्मा मिल की माउथ ऑफ गंगा में चली जाती है। इधर गंगा रिवर सिस्टम है, इसके बारे में इतना बार सवाल आ चुका है, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया था। स्टिल इसमें राइट बैंक में आपका है सोन है, तमसा है, बेतवा है, चंबल है। लेफ्ट बैंक में गंडक, घाघरा, गोमती, रामगंगा, इधर कोसी, इधर एक और है रिवर नहीं दिया, महानंदा। ये सारा इसमें है। अगला सवाल आता है डिस्टिंक्ट स्पीशीज ऑफ बनाना। जब वो सवाल उस साल आया था ना, बहुत टफ था, लोग गैस नहीं कर पा रहे थे। बट इसको अगर आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे साइंस एंड टेक के, ये जनरल साइंस के, थोड़ा सा आप कर पाओगे कि 11 मीटर का बनाना। 11 मीटर का बनाना बेसिकली मतलब 35 फीट का बनाना। इधर 3 मंजिला की जो बिल्डिंग है, उतना बड़ा बनाना का पेड़, इट्स लाइक ट्री, सागौन शीशम के जो पेड़ होते हैं लंबे लंबे, उस साइज का बनाना। अब ऑप्शन देखिए, आपको नहीं पता मान लीजिए, स्टिल हम कैसे पहुंचा सकते हैं। अन्नामलाई फॉरेस्ट ये कहाँ पे है? ये आपका है तमिलनाडु, केरला में है बेसिकली, उस एरिया में है। फिर माइकाल रेंज, माइकाल हिल, ये एमपी में है। फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अब अगर वैसे बात की जाए तो ऐसी चीज़ जो 11 मीटर की है, इतनी बड़ी है, ऐसी एरिया में ही होगी जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा हो, न्यूट्रेंट अच्छी क्वांटिटी का हो, हीट एनर्जी, क्योंकि सनलाइट भी इनको लगातार चाहिए ग्रो करने के लिए, लंबा वो लगातार मिल पाए, तभी वो हर चीज़ न्यूट्रिएंट मिल पाएगा, तभी उतने बड़े पड़ पाएंगे। क्योंकि जो बनाना का पेड़ है ठोस नहीं होता, वुडी नहीं होता, आम की तरह या शीशम की तरह, सागौन की तरह बहुत ही हल्का होता है। तो इतना लंबा वो जाएगा तभी जा पाएगा जब एक तो उसको डिस्टर्ब ना करे कोई, ठीक है। दूसरा, रेन अच्छा मिले, वाटर अच्छा मिले, न्यूट्रिएंट अच्छा मिले, सनलाइट अच्छा मिले। अब ये सारी कंडीशन सबसे अच्छा तो अंडमान में है। तो अगर आपको तुक्का मारना हो तो अंडमान पे आ सकते हो, ये दोनों तो काट सकते हो। और तो ये भी वेस्टर्न घाट का पार्ट है, लेकिन स्टिल यहाँ पे ह्यूमन इंक्रोचमेंट सबसे कम है, अनडिस्टर्ब एरिया है और डिस्टिंक्ट स्पीशीज है अभी मिली है। ये मेन लैंड पे तो बहुत सारी एरिया को रिसर्च हो चुका है, अंडमान निकोबार पे रिसर्च अभी भी बहुत कम हुआ है, अभी बहुत सारी चीज़ें जो हम नहीं जानते। तो इस तरह से आप तुक्का लगा के कर सकते हो। ऑल्दो सवाल टफ था, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि आप कैसे साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करो कि आप टफ सवाल भी अटेम्प्ट कर पाओ मेन एग्ज़ाम हॉल में और आप कट ऑफ निकाल पाओ। मेरा मेन तो पर्पस यही है। ऐसा लगेगा कि चीज़ें फार फेस्ट है, लेकिन इस अप्रोच से कई सारे सवाल मैंने भी एग्ज़ाम में सही किए थे और बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। आपको बस ये जो बेंट है साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला या इंक्विजिटिव माइंड लाना पड़ेगा। ये देखिए हॉट इक्वेटोरियल बेल्ट है, मैंने यही बताया कि दुनिया में जहाँ भी अजूबे टाइप के पौधे मिलते हैं वो इसी सब एरिया में मिलते हैं। क्लाइमेट अलग टाइप का है, बहुत बारिश है, गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, हीट है, एनर्जी भरपूर है, न्यूट्रिएंट भी ठीक ठाक है और बहुत ज़्यादा डेंसिटी भी ज़्यादा है पौधों की, इसलिए अलग अलग टाइप की नई नई वैरायटी यहाँ पे मिलती रहती है। अगला विच इज़ द नॉट मेंबर ऑफ GCC। जैसे आपको देखो, मैंने कुछ दिन पहले ही 2025 वाला पेपर कराया था, उसमें नाटो के बारे में पूछा गया था। इधर 16 है ये,
यहाँ पे GCC पूछा गया। फिर वही बात कि हम सारे नाम याद कैसे रख पाएंगे। खैर ये ग्रुप छोटा है, ये ग्रुप छोटा है। अरब लीग नहीं है कि 50 मेंबर है, ये गल्फ कॉरपोरेशन है। यहाँ पे छोटे से एरिया है, थोड़े से मेंबर ऑफ कंट्रीज है, तो इसको सीधे याद कर सकते हैं। स्टिल ये ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स डायरेक्टली कई बार आ रहे हैं, इनडायरेक्टली भी आ रहे हैं। ये आएगा आर्कटिक काउंसिल आएगा, नाटो तो मैंने बताया लिया, बिम्स्टेक है, आसियान है, ऐसे बहुत सारे हैं, आप देख लीजिएगा उसको ढंग से। ये यूपीएससी वापस उस टाइप के सवाल रिपीट कर रही है जैसे पहले आता था ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसका बेसिकली आपको आंसर सॉल्व कराते हैं। तो गल्फ कॉरपोरेशन में हमारा है ओमान है, एक है यूएई है, तीसरा है कतर है, चौथा है बहरीन, पांचवा कुवैत, छठवां सऊदी। ये करंट का है। पुराने मैप में इसमें इराक भी होता था जो कि अब मेंबर नहीं है। ईरान देखिए गल्फ एरिया में होते हुए मेंबर नहीं है। तो ईरान और इराक सिमिलर नाम वाले गल्फ एरिया में होते हुए भी मेंबर नहीं हैं इसके। इस साल भी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी खाड़ी में खूब युद्ध हुआ है इजराइल, यूएसए और ईरान के बीच का, और हर जगह उन्होंने अटैक किया था। अब ये देखिए आर्कटिक काउंसिल की बात हो रही, कौन कौन सी कंट्री मेंबर है इसकी। ये सवाल था नहीं लेकिन सवाल आता है और पहले आया तो इसलिए आपको देखना चाहिए। रशिया एक है, दिस इज यूएसए मतलब अलास्का, 2 कनाडा, 3 ग्रीनलैंड, 4 एंड दिस इज नॉर्वे, दिस इज 5 कंट्री। ये सारे आर्कटिक काउंसिल के मेंबर हैं। इधर स्वीडन फिनलैंड भी है। Which of the following region of the shale gas resources? In which of the following region of India are shale gas resource found? कैम्बे, कावेरी, कृष्णा गोदावरी बेसिन। 1 मिनट पूछे बस, टाइम लगेगा। सेल गैस रिसोर्स 3 एरिया मिलता है आपको, 3-4 एरिया मिलता है। आप सीधे मैप से हम लोग बात कर लेंगे क्योंकि एनर्जी की बात हो रही है। एनर्जी रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। आंसर इसका है 1 2 3 ऑल। लेकिन आप ये सारा चीज़ इंडिया में एनर्जी कहाँ कहाँ मिलती है इसको ध्यान दीजिएगा, इस मैप को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। एक है हमारा अरकन असम बेसिन, डिगबो यहीं पे था, तो यहाँ से भी तेल निकाला जाता है। यहाँ पे एक और रिफाइनरी है नहरकटिया में, नहरकटिया है, बोंगई गांव है। ये सब नाम याद रखिए, कई बार सीधे पूछ लेगा। अगला है रीवा बेसिन। रीवा बेसिन में किस टाइप की मिनरल्स की बात हो रही है? कोल बेसिन की। गोंडवाना बेसिन, रीवा बेसिन, प्राणहिता बेसिन, इन सब एरिया में कोल बहुत मिलता है। जो येलो एरिया क्या है, ये फेनेरोजोइक एरिया है, इसमें ऑयल एंड नेचुरल गैस है, जो असम में हमने देखा था, असम में है। इधर ये राजस्थान में जहाँ पे बाड़मेर था, इधर बॉम्बे हाई एंड कैम्बे एरिया है, यहाँ पे भी ऑयल मिलता है, नेचुरल ऑयल, क्रूड ऑयल जिससे पेट्रोल बनता है। और ग्रीन एरिया जो है यहाँ पे शेल गैस की बात हो रही है। ये कहाँ मिलता है? कावेरी बेसिन में है, कृष्णा गोदावरी बेसिन में है और कैम्बे बेसिन में, 3 जगह ही है। एक और वैसे मैप है उसमें ऑयल एंड गैस इस एरिया में भी बात की जा रही है कि वहाँ पर रिसर्च हो रही है, फिलहाल खोजा भी गया, कुछ एरिया में पाया जा रही है। तो ये शेल गैस और गैस एक्सप्लोरेशन इस एरिया में अभी जो है, फ्यूचर में एक्सप्लोरेशन जहाँ पे भी मिले नहीं है बट चांसेस दिख रहे हैं, वो क्या है? असम अरुणाचल प्रदेश वाली एरिया, गंगा बेसिन में। तीसरा कैम्बे तो बात हो ही गई थी, और थोड़ा बहुत दामोदर वैली में, रिवर वैली में। बाकी कृष्णा कावेरी गोदावरी वाला तुमने बात किया ही है, कृष्णा गोदावरी और कावेरी बेसिन। अगला है फेमस प्लेसेस इन द रीजन। बोध गया क्या बघेलखंड में है? ये नहीं है। खजुराहो बुंदेलखंड में है, शिरडी विदर्भ में नहीं है, नासिक में मालवा नहीं है, तिरुपति रायलसीमा में है। 1 मिनट रुकिए। रिकॉर्डिंग में रहते हैं, उसको काटना पड़ेगा। देख रहे हैं 10 मिनट में काटना पड़ेगा तो करना। सॉरी कुछ जिम्मेदारियां आ गई। अगला है हमारा, तो देखिए अब ये सवाल कैसे किया जाएगा हमें।
आंसर तो आपने बता दिया था, लेकिन आप पहुंचेंगे कैसे, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, फिर से आ सकता है। पहली बात है बघेलखंड का मतलब क्या होता है। बघेल आपका आया बाघ से, बाघ, बाघ मतलब होता है टाइगर, तो टाइगर लियर को बघेलखंड बोलते हैं, जहाँ पे टाइगर रहते हैं। ये पुरानी एक बुक भी थी ड्यू बेकर की, बघेलखंड के बारे में। तो ये इंडिया में जो बेसिक फिजियोग्राफिकल रीजन है, जो प्लेटू से उसकी बात करी जाएगी, तो शिलोंग प्लेटू इधर है मेघालय के आसपास। मेघालय एक्चुअली शिलोंग प्लेटू के ऊपर बैठता है। अगला है छोटा नागपुर प्लेटू, ये बेसिकली आपका झारखंड में, थोड़ा बहुत बंगाल के एरिया में जाता है और उड़ीसा को टच करता है। ये है दंडकरण प्लेटू, ये साउथ जो छत्तीसगढ़ है यहाँ पे है। दंडकरण वन में ही श्री राम ने ताड़का का वध किया था। ये रामायण काल की बात है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे राक्षस रहते थे। अगर आपको कहानी याद हो तो आप ऐसे याद रख सकते हो। अब यहाँ पे नक्सल रहते हैं। दक्कन प्लेटू, ये बेसिकली आपका महाराष्ट्र, थोड़ा बहुत कर्नाटका है, साउथ नॉर्थ कर्नाटका। फिर कर्नाटका प्लेटू अलग है, तेलंगाना प्लेटू। मालवा प्लेटू इधर आपका गुजरात, थोड़ा बहुत एमपी में है। मारवाड़ प्लेटू है राजस्थान में। बुंदेलखंड आपका है यूपी का साउथ पार्ट और नॉर्थ पार्ट एमपी का। इसके अलावा बघेलखंड आपका है छत्तीसगढ़, जो के प्रेसिडेंट के जो सीएम थे उनका भी नाम भूपेश सिंह बघेल थे। बघेल आपका वही एरिया है नॉर्थ छत्तीसगढ़ वाला, थोड़ा बहुत एमपी है, बिहार का लेकिन बहुत कम पार्ट है उसमें। विंध्य रेंज को आप समझ लीजिए, विंध्य रेंज में इधर बघेलखंड बुंदेलखंड है, इधर पन्ना है, इधर रीवा है, फिर ये बघेलखंड है। तो विंध्य दो पार्ट के अंदर है, बघेलखंड बुंदेलखंड पार्ट और बघेलखंड पार्ट, बीच में रीवा प्लेटू है। उसी को मैं आपको दोबारा हम लोग दिखते हैं। ये बिहार है, ये जबकि झारखंड, छोटा नागपुर प्लेटू, ये बघेलखंड है आपका, एरिया समझ लीजिएगा, नदन ईस्ट एमपी छत्तीसगढ़ का ऊपर का एरिया, और थोड़ा बहुत बिहार टच करता है। मालवा प्लेटू, ये देखिए राजस्थान की बाउंड्री है, इधर गुजरात है, तो थोड़ा सा गुजरात, राजस्थान और वेस्ट एमपी। ये दक्कन प्लेटू, महाराष्ट्र प्लेटू भी कहते हैं, ये कर्नाटका प्लेटू, ये छत्तीसगढ़ प्लेटू और प्लेन भी है। छोटा नागपुर के नीचे रांची प्लेटू, जिस पे रांची है। अगला जो एरिया इसमें था रायलसीमा, वो है आंध्र प्रदेश में, जो 4 डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर, कर्नूल, अनंतपुर, कड़प्पा, चित्तौर, ये है रायलसीमा का पार्ट। डिवीजन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू हमने बात कर ही ली थी, आप इसको ब्रेक करके पॉज करके आप देख सकते हैं। अगला है बुंदेलखंड एरिया, ये देखिए एमपी का जो पार्ट है इधर, और थोड़ा सा यूपी का पार्ट इसमें है। ये जो ज़िले हैं जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा, झांसी, ये यूपी में है, और ललितपुर यूपी में है। फिर दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, ये एमपी में है। ये बुंदेलखंड का पार्ट है। Recently, which of the following state has explored the possibility of constructing artificial inland port connected to sea by long navigation channel? मतलब इनके पास खुद का सी नहीं है, ओशन से दूर हैं, लेकिन ये चैनल बना के वहाँ से लेके जाएंगे। तो आंध्र प्रदेश के बाद तो खुद का इतना बड़ा सी है, वो क्यों जाएगा, कर्नाटका क्यों जाएगा, बचा छत्तीसगढ़ और राजस्थान। देखिए छत्तीसगढ़, ऑल्दो उसके बाद उड़ीसा है, खुद का एरिया नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ उतना इंडस्ट्रियल डेवलप नहीं है, और ये सी के पास लेके जाके एक्सपोर्ट की बात करेंगे ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे। तो साउथ छत्तीसगढ़ में पूरा जंगल ही है, दंडकरण वन है, जंगल है। नॉर्थ में थोड़ा बहुत काम होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है रायपुर, लेकिन उतना लेवल पर भी इंडस्ट्रियल डेवलप नहीं हुआ है। ये 2016 की बात की जा रही है, उसमें तो और नहीं हुआ था, 12-15 साल ही हुए थे इसको बने हुए। उस केस में छत्तीसगढ़ का भी होना थोड़ा टफ था, और राजस्थान थोड़ा ज़्यादा डेवलप है इंडस्ट्रियली, बहुत सारे बिजनेस है राजस्थान के, आप जानते ही होंगे। इसलिए तुक्का भी लगाना हो तो आप राजस्थान पर जा सकते थे, वरना राजस्थान छत्तीसगढ़ दो में से एक आप कम से कम 2 हटा सकते थे सीधे। और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, जालौर से स्टार्ट हो रहा था, भीमल होते हुए, संचौर होते हुए, धोलावीरा पे देखिए कई बार सवाल आ चुका है, यहाँ से होते हुए सरोवर, नारायण सरोवर के पास से यहाँ पे मिलता है। ये इनका प्लान था, ये 2016 की बात है, इसमें प्रोजेक्ट था। अभी इसका स्टेटस क्या है मुझे ध्यान नहीं है ना, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने इस पर काम किया है। वही मैंने आपकी बात की थी, ये देखिए आंध्रा
इतना बड़ा एरिया है, हमको क्यों चाहिए अलग से इंग्लैंड? कर्नाटक को क्यों चाहिए? महाराष्ट्र को क्यों चाहिए? छत्तीसगढ़ थोड़ा सा दूर है, इसको चाहिए होगा, बट साउथ में काम नहीं है, नॉर्थ से और दूर है ये। और राजस्थान के पास है, और राजस्थान में इतना सारा काम है, तो ये इस पे काम कर रहे थे और काफ़ी एक्टिव थी। पुरानी सरकार है, पुराना गवर्नमेंट है, पुराना स्टेट है, बजट ज़्यादा है। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे आज के आपके मैपिंग के ख़त्म हो गए। ठीक है, अभी तो आपको हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट मैप के साथ कोशिश करेंगे 2015 वाला जो मैप्स है उस पर आप अच्छे से महारत हासिल कर लीजिए और रिवीजन आप करते रहिए। रिवीजन आप करते रहेंगे तो आप बेटर समझ पाएंगे जो मैं कह रहा हूँ चीज़ों को। सिर्फ मैपिंग नहीं, पीवाईक्यू का भी रिवीजन आप करते रहिए। पीवाईक्यूज बहुत रिपीट होते हैं यूपीएससी में, आप जितना उसको ढंग से समझेंगे उतने आपको नए नए चीज़ें उसमें से निकल के आती रहेगी। नेक्स्ट 20 दिन आपको पीवाईक्यूज करने हैं और रिवीजन करना है। अब कोई मॉक्स मत दीजिएगा। यूपीएससी के पेपर को आप मॉक्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, फुल पेपर को, लेकिन उसके अलावा आपको कोई मॉक्स नहीं देना, सारा चीज़ यूपीएससी के हिसाब से करना है आपको। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे किसी और दिन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।